हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक सक्सेस पॉइंट। यूनिक सक्सेस पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो इन्वायरमेंट अर्थात पर्यावरण से संबंधित एक प्रैक्टिस सेट है, जिसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी कराऊंगा और उसके अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट भी आपसे डिस्कस करूंगा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ये वीडियो यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट तथा अन्य सभी टीचिंग एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगी, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले एनवायरनमेंट की एक वीडियो और आपको मैंने दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, वो बहुत मैंने ट्रिक से कुछ चीज़ों को समझाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया, उस पर क्लिक करें और उसको आप देख सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप अपने साथ एक रजिस्टर और एक पेन लेकर जरूर बैठें, जिससे कि जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा उसे आप नोट डाउन कर लेंगे, जिससे आपके एक सिस्टमैटिक नोट्स तैयार हो जाएंगे, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलिए तो अब हम शुरू करते हैं वीडियो को। डियर स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है आपका, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 16 सितंबर को, ऑप्शन बी 5 जून को, ऑप्शन सी 25 अप्रैल को और ऑप्शन डी 21 मार्च को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 16 सितंबर। ऑप्शन नंबर ए 16 सितंबर। लेकिन इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी जो कि एग्जाम में बार बार क्वेश्चन के रूप में पूछी गई है, वो मैं आपको देना चाहता हूं। आप उसे नोट डाउन जरूर करें। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, देखिए, ओजोन संरक्षण के लिए जो सबसे पहला प्रोटोकॉल मतलब सम्मेलन हुआ, उसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या नाम है उसका? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में हुआ था और जो कि ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है, जो कि ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। इसी सम्मेलन में 16 सितंबर को, क्योंकि ये 16 सितंबर को ही किया गया था, तो इसी सम्मेलन में 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, एक महत्वपूर्ण जानकारी और आप याद रखेंगे, ओजोन क्या है? ओजोन एक गैस है और यह एक ओजोन एक गैस है और यह एक द्वितीयक प्रकार का प्रदूषक है। अब आप सोचेंगे द्वितीयक क्या होता है, प्रदूषक क्या होता है? प्रदूषण जो क्या करते हैं, वातावरण को दूषित करते हैं। ठीक है, पर्यावरण को दूषित करते हैं, हमें नुकसान पहुंचाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्रदूषक कहलाते हैं। अब दो टाइप के आपके प्रदूषक होते हैं और एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है और जो है स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में रहते हैं कि इसका आंसर हम क्या लगाएं, क्योंकि हमने पढ़ा नहीं होता कि प्राथमिक क्या होता है और द्वितीयक क्या होता है। तो प्राथमिक और द्वितीयक को बहुत बिल्कुल डिफरेंट वे में आप इसको नोट डाउन कर लें। ठीक है, देखिए, प्राथमिक प्रदूषक क्या होता है? प्राथमिक प्रदूषक होता है वे प्रदूषक जो मूल अवस्था में रहकर, मतलब जो अपने ओरिजिनल में, जो अपने मूल रूप में रहकर प्रदूषण फैलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं। ठीक है, जो अपने मूल रूप में रहकर प्रदूषण फैलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं। कौन कौन से होते हैं भी? ठीक है, तो वो है प्लास्टिक, डीडीटी की फुल फॉर्म क्या है? कृषि में यूज किया जाता है इसका। डीडीटी की फुल फॉर्म क्या है? डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। सीओ का मतलब क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ये सारे हमारे क्या है? प्राथमिक प्रदूषक हैं। अब हमारा प्राथमिक हो गया। अब हमारा सेकंड नंबर पे है द्वितीयक प्रदूषक। द्वितीयक प्रदूषक कौन कौन से होते हैं? द्वितीयक प्रदूषक वे प्रदूषक होते हैं जो प्राथमिक प्रदूषक से मिलकर प्रदूषण फैलाते हैं। मतलब वो मूल रूप में रहकर, अपने ओरिजिनल रूप में रहकर प्रदूषण नहीं करते, वे प्राथमिक प्रदूषक से मिलकर जो है क्या करते हैं? प्रदूषण को फैलाते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं विद्युतीय प्रदूषक? तो एक होता है पैन, PAN। ठीक है, क्या होता है? पैन। लिख लेना, इसे नोट डाउन करें जरूर। PAN, पैन। इसकी फुल फॉर्म क्या है? पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट। पैन की फुल फॉर्म क्या है? पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट। ठीक है, ये हमारा द्वितीयक प्रदूषक हो गया। नाइट्रिक अम्ल, ये भी द्वितीयक प्रदूषक है। और आपको बताया मैंने ओजोन, O3, ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3। ये भी क्या है? हमारा द्वितीयक प्रदूषक है। ठीक है, अब एक और महत्वपूर्ण जानकारी,
ओजोन परत, जो ओजोन परत है वो हमारे किस मंडल में पाई जाती है ना, पर्यावरण की किस परत में पाई जाती है ओजोन परत? तो ओजोन परत पाई जाती है पर्यावरण के समताप समताप मंडल में। ठीक है, कौन से में? समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। अच्छा, ओजोन परत क्या है? ओजोन परत से हमारे क्या होता है, मतलब ओजोन परत हमें कैसे नुकसान पहुंचा रही है, क्या फायदा पहुंचा रही है? कुछ है नहीं। ओजोन परत मतलब क्यों हम ओजोन परत के बारे में बात कर रहे हैं? तो जो ओजोन परत है वो क्या करती है, समताप मंडल में पाई जाती है और वो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट परावैंगनी विकिरण को क्या करती है, हमें पृथ्वी पर आने से रोकती है। और अगर ये जो परावैंगनी, जो हमारा अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, परावैंगनी किरणें, ये क्या करती हैं, मानव को क्या करती है, त्वचा कैंसर कर सकती है। क्या कर सकती है? ये त्वचा कैंसर कर सकती है। ठीक है, ये हानिकारक होती है। ठीक है, क्या होती है? ये बहुत हानिकारक होती है। ठीक है, तो ये ओजोन परत उसको क्या करती है, परावर्तित कर देती है। ठीक है, अब ओजोन परत में क्या होता है, जो ओजोन परत है उसमें क्या हो रहा है, एक छेद होने लगा है, क्षरण होने लगा है। ठीक है, छेद होने लगा है। तो ओजोन परत का जो क्षरण है वो सबसे ज्यादा, उसके लिए क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि ओजोन परत के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार गैस कौन सी है? तो ओजोन परत के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार गैस है CFC, जिसकी फुल फॉर्म है कार्बन फ्लोरोकार्बन। कौन सी? CFC, कार्बन फ्लोरोकार्बन गैस जिम्मेदार है। अच्छा, ये कार्बन फ्लोरोकार्बन जो CFC है वो कैसे, मतलब उस कैसे प्रदूषित करती है, और ये मतलब इसका यूज क्या होता है? तो आपको इसका यूज भी पता होना है कि CFC जो है वो रेफ्रिजरेटर होते हैं, फ्रिज, एयर कंडीशनर है ना, AC। ठीक है, और विमान के ईंधन के रूप में CFC का प्रयोग किया जाता है, जो कि ओजोन परत के क्षरण के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार होती है। अच्छा, ओजोन परत का जो सर्वाधिक निर्माण है, जो ओजोन परत का जो सर्वाधिक जो क्षरण है, जो छेद है, वो सर्वाधिक कहां पर है? वो है अंटार्कटिका, दक्षिणी ध्रुव के ऊपर पाया जाता है। कहां पे पाया जाता है? दक्षिणी ध्रुव के ऊपर, अंटार्कटिका। ठीक है, याद रखना, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछेगा, दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका के ऊपर पाया जाता है। ठीक है, जो ओजोन है वो आपका द्वितीयक प्रकार का प्रदूषक होता है। ठीक है, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में हुआ था। कब हुआ था? 1987 में हुआ था। जैसे जैसे बता रहा हूं वैसे वैसे ही आपको लर्न करना है। ठीक है, कब हुआ था? 1987 में। कहां हुआ था? कनाडा में हुआ था। किससे संबंधित है? ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आपसे इतनी जानकारी हम देखिए, कितने क्वेश्चन हमने इससे डिस्कस कर लिए हैं, और ये वेरी वेरी मोस्ट है। अगर आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट को बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर करना है, तो आपको ये जानकारी हमेशा लर्न होनी चाहिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मानव पर्यावरण संबंध एक संकल्पना है। जो मानव पर्यावरण संबंध है वो कैसी संकल्पना है? वो पॉजिटिव, धनात्मक, ऋणात्मक, संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव। ठीक है, तो ये सभी प्रकार की जो मानव पर्यावरण संबंध है वो कैसा है? धनात्मक भी है, ऋणात्मक भी है, संज्ञानात्मक भी है, ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D4 दिल्ली, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक है। देखिए, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं। ठीक है, अजैविक प्रदूषक की बात की है, अजैविक। ठीक है, अजैविक की बात की है। बैक्टीरिया नहीं हो सकता क्योंकि जैविक में आता है, विषाणु भी नहीं होगा। ठीक है, ना तो ये जैविक में आता है और ना ही अजैविक में आता है। शैवाल जैविक में आता है। तो कौन बचा हमारा? आर्सेनिक। ठीक है, लॉजिकली इसका आंसर क्या हो जाएगा? अजैविक की पूछा है, हमें अजैविक और जैविक को बहुत ध्यान से देखना है कि जैविक पूछा है या अजैविक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, आर्सेनिक। आर्सेनिक एक अजैविक प्रदूषक है। ठीक है, और ये क्वेश्चन अभी यूपी टेट 2021 में पूछा गया था कि आर्सेनिक से जो प्रदूषण है वो सबसे ज्यादा किस राज्य में है? तो इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। क्या आंसर है इसका? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में इसका प्रदूषण सबसे ज्यादा है आर्सेनिक का। ठीक है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अभी यूपी टेट 2021 में पूछा गया था। नेक्स्ट, लाइकेंस सबसे अच्छे सूचक हैं। लाइकेंस सबसे अच्छे सूचक हैं। लाइकेंस किसके सबसे अच्छे सूचक हैं? वायु प्रदूषण के। मतलब वायु प्रदूषण, मतलब जहां पर भी वायु प्रदूषण होगा, मतलब लाइकेन एक ऐसी वनस्पति है, एक ऐसे, और ये कैसा होता है? ये शैवाल और कवक के लाइकेन का क्या होता है? सहजीवी का संबंध होता है। ठीक है, कैसा संबंध होता है? सहजीवी का, मतलब ये सहजीविता का संबंध रखता है। और ये जहां पर भी वायु प्रदूषण होगा वहां पर ये वनस्पति उत्पन्न नहीं होती। तो हम इससे पता कर लेते हैं कि यहां पर जो है वो वायु प्रदूषण है। ठीक है, तो लाइकेन सबसे अच्छे सूचक किसके हैं? वायु प्रदूषण के, ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? ठीक है, पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है। वेरी इजी क्वेश्चन,
सौरमंडल, पर्यावरण से सौरमंडल का कोई मतलब, सौरमंडल अलग हो गया, ठीक है। हमारा मानव है, वायुमंडल है, जलमंडल, ये हमारे पर्यावरण के घटक है, लेकिन सौरमंडल ऑप्शन नंबर ए इसका घटक नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से अम्लीय वर्षा होती है? ठीक है, अम्लीय वर्षा किसके उत्सर्जन से होती है? देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, NO2 तथा SO2। NO2 तथा SO2, जो वातावरण में उपस्थित SO2 व NO2 क्या करते हैं, वर्षा के जल के साथ, जो वातावरण में उपस्थित NO2 व SO2 क्या करते हैं, वर्षा के जल के साथ क्रिया करके H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल तथा H2SO3 बना लेते हैं। क्या क्या बना लेते हैं? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल और H2SO3 जिसको कहते हैं सल्फ्यूरस अम्ल। एक हो गया सल्फ्यूरिक और एक हो गया सल्फ्यूरस अम्ल, ठीक है। और एक होता है HNO3। HNO3 को क्या कहते हैं? नाइट्रिक अम्ल का निर्माण कर लेते हैं। HNO3 नाइट्रिक अम्ल का निर्माण कर लेते हैं। जब ये अम्ल वर्षा के साथ जल के साथ सतह पर पहुंचते हैं तो इसको क्या कहते हैं? हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। इससे जो होता है हमारा इमारतें, स्मारकों का क्षरण होता है, मतलब, और पेड़ पौधे, पशु, जीव जंतु सबको नुकसान पहुंचता है। किससे? अम्लीय वर्षा से। समझ में आ गया? अम्लीय वर्षा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीट होता रहता है, ठीक है। वायुमंडल में निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से अम्लीय वर्षा होती है? NO2 तथा SO2, ठीक है। वातावरण में उपस्थित NO2 और SO2 क्या करते हैं? वर्षा के जल के साथ क्रिया करके क्या बना लेते हैं? H2SO4 और H2SO3 बना लेते हैं और HNO3 बना लेते हैं, ठीक है। और ये वर्षा के जल के साथ जब अम्लीय मिल जाता है तो क्या कहलाती है? वो अम्लीय वर्षा कहलाती है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हरे पौधे होते हैं, हरे पौधे होते हैं। देखिए जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं प्राथमिक उत्पादक। हरे पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं? प्राथमिक उत्पादक। और हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं? स्वयंपोषी, मतलब वो किसी और पर निर्भर नहीं होते हैं। बस वो ऊर्जा किससे ग्रहण करते हैं? ये भी याद रखना है कि हरे पेड़ पौधे अपनी ऊर्जा किससे ग्रहण करते हैं? तो वह सूर्य का प्रकाश, ठीक है। हरे पेड़ पौधे स्वयंपोषी होते हैं और वे अपनी ऊर्जा सूर्य के प्रकाश से करते हैं गेन, ठीक है। उसके बाद आता है हरे पेड़ पौधे के बाद आता है हमारे कितने प्रकार के उपभोक्ता होते हैं? 3 प्रकार के, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ठीक है। अच्छा, प्राथमिक उपभोक्ता कौन होंगे? जो हरे पेड़ पौधों को खाएंगे, जो हरे पेड़ पौधों को खाएंगे, ठीक है। जो शाकाहारी हैं उनको शाकाहारी भी कहा जाता है, ठीक है। और उनको क्या कहा जाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है। जैसे प्राथमिक उपभोक्ता में कौन आ जाएगा? गाय, बकरी, हिरण, खरगोश, टिड्डा, चूहा, ये सारे हमारे प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ता होंगे। अच्छा, जितने भी उपभोक्ता हैं तीनों श्रेणी के, वो क्या होते हैं? परपोषी होते हैं। जितने भी उपभोक्ता है वो तीनों क्या होते हैं? परपोषी होते हैं, ठीक है। तो हरे पेड़ पौधे क्या होंगे? प्राथमिक उत्पादक होते हैं। और उनको खाने वाले जो जीव हैं शाकाहारी, वो क्या होंगे? वो होंगे प्राथमिक उपभोक्ता। अब इन शाकाहारी जीवों को जो खाएंगे वो क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे द्वितीय उपभोक्ता, ठीक है। और उनको जो द्वितीय उपभोक्ता को भी खा लेंगे, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे? तृतीयक उपभोक्ता कहलाएंगे, ठीक है। वो क्या कहलाएंगे? तृतीयक उपभोक्ता। और तृतीयक उपभोक्ता को एक और नाम दिया जाता है, उन्हें कहा जाता है उच्च मांसाहारी जंतु। क्या कहा जाता है? जो तृतीयक श्रेणी के उपभोक्ता है उन्हें कहा जाता है उच्च मांसाहारी जंतु, ठीक है। तो 3 प्रकार के उपभोक्ता हो गए। एक हो गया हमारा प्राथमिक उत्पादक। अच्छा, ये सारी जो है एक से मतलब कि उत्पादक से जो ऊर्जा जाएगी किसमें? प्राथमिक उपभोक्ता में। फिर प्राथमिक उपभोक्ता से किसमें जाएगी? द्वितीयक में, फिर तृतीयक में, ठीक है। तो ये जो चक्र है इसको हम कहते हैं फूड चेन, ठीक है। इसको एक प्रकार से खाद्य श्रृंखला भी कहते हैं, ठीक है। खाद्य श्रृंखला भी कहते हैं। अब इस तृतीयक उपभोक्ता के बाद आएगा आपका अपघटनकर्ता। अपघटनकर्ता तो वे जीव जो प्रायः उत्पादक एवं उपभोक्ता की मृत्यु के बाद, मतलब उत्पादक भी और उपभोक्ता की मृत्यु के बाद उनके शरीर को खाते हैं, ठीक है। तो और उनसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उसे हम कहते हैं अपघटनकर्ता। क्या कहते हैं उसको? हम अपघटनकर्ता, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना। वे जीव जो प्रायः उत्पादक एवं उपभोक्ता की मृत्यु के बाद उनके शरीर को, जो उनका अवशेष होता है, बचा हुआ अवशेष, उसको खाते हैं और उससे ऊर्जा ग्रहण करते हैं, वे कहलाते हैं अपघटनकर्ता। और ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि अपघटन किसे प्रकृति का मेहतर भी कहा जाता है? किसे प्रकृति का मेहतर मतलब सफाई, है ना। मतलब जब अगर ये जो जीव जंतु हैं सड़ गल जाएंगे तो बदबू आएगी और पूरे में क्या होगा? प्रदूषण हो फैल जाएगा। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? प्रकृति का मेहतर, मतलब प्रकृति का सफाई करने वाला कहते हैं। किसको? अपघटनकर्ता को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं डियर स्टूडेंट। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हरे पेड़ पौधे होते हैं प्राथमिक उत्पादक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सी कृषि कटने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि कटने नहीं है, पे करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में, पर्यावरण संरक्षण के लिए जो अच्छा, ये यूपी टेट 2021 का क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट। ठीक है, अभी जो पूछा गया है वो ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, 2021 के यूपी टेट में ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जैविक खेती। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जैविक खेती जो है वो पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मेढक टिड्डों को खाता है तो ऊर्जा स्थानांतरण होता है। देखिए बिल्कुल जस्ट अभी मैंने आपको बताया, मेढक क्या हो जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता, क्योंकि वो क्या खाता, ठीक है, मेढक टिड्डों को खाता है तो किसको ऊर्जा के स्थान, उत्पादक के अपघटक को नहीं, उत्पादक से प्राथमिक नहीं, उत्पादक नहीं, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है, कौन है, मेढक, और वो किस, और उसे कौन खा रहा है, मतलब टिड्डा कौन है, टिड्डा है शाकाहारी, मतलब घास खाता है। ठीक है, वो क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता। तो और मेढक क्या हो गया, द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक है, द्वितीयक उपभोक्ता हो गया ना मेढक, तो प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को। अच्छा, मेढक को अगर सांप खा लेगा तो वो क्या हो जाएगा, द्वितीयक उपभोक्ता से तृतीयक उपभोक्ता को। ठीक है, ऊर्जा का स्थानांतरण हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें बादलों का बनना, बिजली कड़कना, तूफानों व आंधियों का होना पाया जाता है। मतलब कि सीधा सीधा मतलब मौसम की बात हो रही है, तूफान, बिजली, बारिश, मौसम की तो बात हो रही है। ठीक है, इसका जो आंसर है वो है क्षोभ मंडल, ऑप्शन नंबर सी। और वायुमंडल की कितनी परत होती है, 5 परत होती है, ये मैंने आपको ट्रिक से बताया है। ठीक है, अपनी पिछली वीडियो में, आपने अगर वो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आपको ट्रिक से मैंने सारी परतों के बारे में समझाया है, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी वीडियो अगर आप देख लेंगे तो। ठीक है, तो अब नेक्स्ट, अब मैं आपको इससे महत्वपूर्ण जो वायुमंडल की परतें हैं उनके कुछ महत्वपूर्ण फीचर्स मैं आपको बताता हूं, जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहती हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर तो आपका क्षोभ मंडल हो गया। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं, 5 परतें होती हैं, पहली परत क्षोभ मंडल है। ठीक है, तो क्षोभ मंडल, क्वेश्चन आपसे पूछा था कि वायुमंडल की किस परत की ऊंचाई विषुवत रेखा पर तो सर्वाधिक होती है तो ध्रुवों पर सबसे कम होती है। वायुमंडल की जो है किस परत की जो ऊंचाई है वो विषुवत रेखा पर तो सर्वाधिक होती है तथा ध्रुवों पर सबसे कम होती है, तो उस परत का नाम है क्षोभ मंडल। क्या नाम है उस परत का नाम, क्षोभ मंडल। ठीक है, और सारे मौसम, क्योंकि सबसे निचली परत है, बिल्कुल हमारे पृथ्वी की सबसे निचली परत है, तो सारी मौसम संबंधी घटनाएं जो होती हैं वो क्षोभ मंडल में ही होती हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा था कि सारी मौसम संबंधी घटनाएं किस में होती हैं, क्षोभ मंडल में होती हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपसे कि जो क्षोभ सीमा के निकट चलने वाली अत्यधिक तीव्र पवनों को क्या कहते हैं? क्षोभ सीमा के निकट चलने वाली अत्यधिक तीव्र पवनों को हम कहते हैं जेट स्ट्रीम। क्या कहते हैं? जेट स्ट्रीम कहते हैं। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा गया है कि जो जेट स्ट्रीम है वो किस परत के नजदीक चलती है, किस परत में चलती है? तो जेट स्ट्रीम चलती है क्षोभ मंडल के नजदीक। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जेट स्ट्रीम किसके नजदीक चलती है? क्षोभ मंडल। ठीक है, अब हमारा क्षोभ हो गया, उसके बाद हमारा क्या होगा? समताप मंडल। अच्छा, समताप मंडल, समताप मंडल वायुमंडल की दूसरी परत है और समताप मंडल में क्या होता है? ओजोन परत पाई जाती है। अभी मैंने क्वेश्चन में पहले अभी बताया था ना ओजोन के बारे में, जब बता रहा था कि जो ओजोन परत है वो कौन से मंडल में पाई जाती है, वो पाई जाती है समताप मंडल में। ठीक है, ठीक है, और ओजोन के बारे में सारी बात मैंने आपको उसमें बता दी है। ठीक है, दूसरी बात, इसमें जो है कोई भी मौसम संबंधी जो है गतिविधि नहीं होती, जैसे आंधी तूफान वर्षा नहीं होता, इसीलिए जो वायुयान वगैरह जो होते हैं वो इसी परत में उड़ाते हैं। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जो वायु चालक है वो किस परत में वायुयान को उड़ाना पसंद करते हैं, तो वो है समताप मंडल, क्योंकि इसमें मौसम संबंधी कोई भी घटना नहीं होती। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा क्या हो जाएगा? मध्य मंडल। ठीक है, अगली परत हमारी मध्य मंडल। इसमें एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि मध्य मंडल की वायुमंडल की किस परत का सबसे तापमान सबसे न्यूनतम होता है, किसमें सबसे न्यूनतम पाया जाता है? तो न्यूनतम सबसे पाया जाता है मध्य मंडल में। आपको याद रखना है कि मध्य मंडल में सबसे न्यूनतम तापमान पाया जाता है। उसके बाद है आपका आयन मंडल। ठीक है, आयन मंडल के बारे में पूछा था कि सारे जो सैटेलाइट वगैरह है वो हमारे कहां लगाए जाते हैं? वो हमारे इसी परत में लगाए जाते हैं, आयन मंडल में। ठीक है, इस परत में विभिन्न आवृत्ति की रेडियो तरंगें क्या होती हैं? परावर्तित होती हैं। ठीक है, विभिन्न आवृत्ति की रेडियो तरंगें क्या होती हैं? परावर्तित होती हैं, और इसमें कुछ लेयर पाई जाती हैं। ठीक है, कुछ लेयर पाई जाती हैं जिनके नाम क्या है? देखो, एक है डी लेयर, एक है ई लेयर। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा डी ई लेयर, जो लेयर की परतें हैं, एफ लेयर, जी लेयर, वो किस परत में, किस मंडल में पाई जाती है? तो आपको बताना है कि डी लेयर, एफ लेयर, ठीक है, ई लेयर, डी ई एफ जी, ये लेयर किस में पाई जाती है? आयन मंडल में। ठीक है, और सारे सैटेलाइट वगैरह जो हमारे वो आयन मंडल में ही स्थापित किए जाते हैं। नेक्स्ट और लास्ट परत कौन सी हमारी? ब्रह्मंडल। इस परत में N2,
O2, हीलियम, हाइड्रोजन की अलग अलग परतें पाई जाती हैं। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस मंडल में या में किस परत में गैसों की अलग अलग परतें पाई जाती हैं। किस किस की? नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, हीलियम की और हाइड्रोजन की अलग अलग परतें पाई जाती हैं। किसमें? बहिर्मंडल, मतलब कि एक्सो मंडल में। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन से हमारा इतनी जानकारी हमें मिल चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। तो सबसे पहले पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है या पारिस्थितिकी, दो चीजें हैं हमारे पास। एक है पारिस्थितिकी, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इकोलॉजी। एक है पारिस्थितिकी और एक है पारिस्थितिकीय तंत्र। ठीक है, इकोलॉजी और पारिस्थितिकी तंत्र को कहते हैं इकोलॉजी सिस्टम। ठीक है, अच्छा अब इसमें एक क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता रहता है कि पारिस्थितिकी जो है शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? पारिस्थितिकी, इसको नोट डाउन करें, इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अर्नस्ट हैकेल ने किया था। किसने किया था? हैकेल ने। पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अर्नस्ट हैकेल ने, जो कि एक प्राणी विज्ञान शास्त्री थे। ठीक है, और कब किया था? 1869, 1869 में। ठीक है, 1869 में, 1869 में उन्होंने इस शब्द का, पारिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। 1869 में किसने? हैकेल ने। पारिस्थितिकी होता क्या है? इसमें जैविक तथा अजैविक संगठनों का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में क्या होता है? जैविक तथा अजैविक संगठनों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, डेफिनेशन क्या है पारिस्थितिकी की? तो अर्नेस्ट हैकेल के अनुसार जो डेफिनेशन है वो है वातावरण और जीव समुदाय, वातावरण और जीव समुदाय के पारस्परिक संबंधों के, वातावरण और जीव समुदाय के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। और शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अर्नेस्ट हैकेल ने। अब आ जाएगा पारिस्थितिकी के बाद, आप कंफ्यूजन वाला आ जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, क्या आ जाएगा? पारिस्थितिकीय तंत्र। अच्छा, पारिस्थितिकीय तंत्र जो होता है उसमें आप देखना, पारिस्थितिकीय तंत्र, ता से क्या होता है? टी। तंत्र में, इसमें तंत्र जुड़ गया और तंत्र में ता से शुरू होता है और ता से क्या होता है? टी। ता से क्या होता है? टी। ट्रिक से आप कनेक्ट करिए। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं, हम माइंड में ज्यादा चीजों को स्टोर नहीं कर पाते, तो हमें ट्रिक बनानी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन रहेगा कि जो पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र एक जैसा है। ठीक है, तो पारिस्थितिकी तंत्र की बात करेगा तो हमारे तंत्र में क्या है? टी। तंत्र में क्या है? टी, और टी से क्या हो जाएगा? टांसली। ठीक है, तो पारिस्थितिकी तंत्र का, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था वो किया था टांसली ने। ठीक है, पूरा नाम है एजी टांसली ने। ठीक है, ट्रिक से आप याद रखेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र, ता से टी और टा से टांसले। ठीक है, तो तंत्र आ जाएगा तो टांसले इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और तंत्र नहीं आएगा तो आंसर हो जाएगा हैकेल। ठीक है, आंसर हो जाएगा हैकेल। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अच्छा इसकी पारिस्थितिकी तंत्र की डेफिनेशन क्या होगी फिर? समुदाय के जीवों की रचना, समुदाय, समुदाय होता है समुदाय के जीवों की रचना, कार्य व उनका वातावरण के पारस्परिक संबंध को हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। मतलब जो जीव होते हैं उनकी रचना, उनके कार्य है, ठीक है, और उनका वातावरण में आपस में जो पारस्परिक संबंध है उसी को हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिकीय तंत्र कहते हैं। पारिस्थितिकीय तंत्र कहते हैं, इकोलॉजी सिस्टम कहते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आपसे पूछा कृत्रिम, कृत्रिम का होता है मानव द्वारा निर्मित, तो झील मानव द्वारा नहीं। धान का खेत, हाँ धान जो हमने खुद ने, मतलब धान का जो खेत है वो कौन, किसने बनाया? किसान खेती करते हैं ना, तो मानव ने। तो इसका आंसर हो जाएगा, बाकी सारे क्या है? प्राकृतिक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी, धान का खेत। ठीक है, धान का खेत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा है? ठीक है, सबसे बड़ा है तो समुद्री, तो इसमें सबसे बड़ा होगा। देखो वन है, रेगिस्तान है, कृषि भूमि है, तो सबसे बड़ा कौन सा है इसमें? समुद्र। ठीक है, तो सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर दिल्ली, समुद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। पारिस्थितिकी तंत्र, मृदा के पारिस्थितिकी तंत्र नहीं, वायु नहीं, जल, मतलब पारिस्थितिकी जिसमें विभिन्न जीव जंतु होते हैं। ठीक है, और उनका आपस में संबंध, मृदा। ठीक है, मृदा में कोई जीव जंतु थोड़ी है ना, तो जो इसमें उदाहरण है वो है ऑप्शन नंबर डी, तालाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत, मैंने आपको बताया जो प्राथमिक उपभोक्ता है वो किससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में? सूर्य से। तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? ये भी यूपी टेट 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है, हिस्ट्री से बिलोंग करता है क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है? इसका आंसर है, इसको आप फैक्चुअल क्वेश्चन लर्न कर लें, 24 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर बी, 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? अजैविक की बात हो रही है। ठीक है,
अजैविक की बात हो रही है। मृदा अजैविक घटक है, प्रोटीन अजैविक घटक है, फास्फोरस अजैविक घटक है, लेकिन कवक आपका कैसा है, जैविक घटक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जैविक अजैविक मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी या मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन वर्ष 1992 कहां आयोजित किया गया था? देखिए, क्वेश्चन कई तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, तो जैसे जैसे पूछा था वैसे वैसे हमें इसको लर्न रखना है, ठीक है। जैसे प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो था वो कब हुआ था? 1992 में, ठीक है, 1992। मैंने ये कैसे याद कर रखा है बताऊं स्टूडेंट्स? मैंने याद कर रखा है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ जो है वो है 1992, मतलब 1992 मेरी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। और मेरी जो जन्मदिन है, जो मेरी बर्थडे है, वो होती है 23 अप्रैल को, तो मैंने मान रखा है एक दिन पहले। तो ये जो हुआ था वो हुआ था 22 अप्रैल 1992 को। तो मैंने ऐसे कनेक्ट कर रखा है, मैं कभी भी इस क्वेश्चन को नहीं भूलता हूं। ऐसे आप भी कोई ट्रिक बनाए, कुछ कनेक्ट करें इसकी सन को, ठीक है, तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो ये जो हुआ था प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन वो हुआ था वर्ष 1992 में, मतलब 22 अप्रैल 1992 को। कहां पर आयोजित हुआ था? ब्राजील में। ब्राजील की किस जगह पर हुआ था? रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ठीक है। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था प्रथम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, तो वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था 1972 में, 1972 में। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1972 में। अब इससे महत्वपूर्ण जानकारी और आपको याद रखनी है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। ये तो वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम हो गया, तो विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया था? 3 मार्च को। कब मनाया था? 3 मार्च को, ठीक है। और जो पर्यावरण संरक्षण दिवस है, जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, पर्यावरण से संबंधित संरक्षण का जो अधिनियम है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वो कब पारित किया गया था? वो किया गया था 1986 में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब किया था पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम पारित? 1986 में। और वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? 1972 में। और एक टाइगर प्रोजेक्ट है जो आपको बहुत एग्जाम में देखा जाता है, ठीक है, क्वेश्चन उसका बहुत बार पूछा जाता है हमेशा, कि जो टाइगर प्रोजेक्ट है वो कब शुरू हुआ था? वो हुआ था 1973 में। अच्छा, इससे एक और क्वेश्चन आपको, और 2-3 क्वेश्चन और मैं आपको बता रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो क्या है? एक है कि टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ? 1973 में। कहां से शुरू हुआ? तो वो हुआ था हैली नेशनल पार्क से। कहां से हुआ था? हैली नेशनल पार्क। कहां पर है हैली नेशनल पार्क? जिसका नाम है अब जिम कॉर्बेट पार्क। कहां पर है? जिम कॉर्बेट, जो कि उत्तराखंड में है। उसका नाम क्या हो गया? पहले उसका पुराना नाम, और सबसे पहला जो है राष्ट्रीय उद्यान है कौन? हैली नेशनल पार्क, सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। और उसी से जो है टाइगर प्रोजेक्ट का जो है शुभारंभ हुआ था 1973 में। और जो इसका नाम है अब नया हैली नेशनल पार्क का, वो अब क्या है? जिम कॉर्बेट पार्क, जो कि कहां है? उत्तराखंड में, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इकोसिस्टम, ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र की इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? ऑप्शन ए परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय हो सकता है, किसी स्थान का अजैवीय घटक, पृथ्वी और वायुमंडलीय क्षेत्र जहां जीव रहते हैं, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। परितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार का के जीव अपघटक जीव कहलाते हैं? मतलब कौन, किसे हम अपघटक जीव कहते हैं? अपघटक के बारे में, अपघटन करता, मैंने आपको बहुत ही डिटेल में इसी वीडियो में बता दिया है, ठीक है। तो आंसर सोचिए आप, तो कौन से होते हैं? देखो, विषाणु ना तो जैविक है ना ही अजैविक, ठीक है, एक प्रकार से, ठीक है, क्योंकि ना तो हम इसको जीवित में काउंट करते हैं, नहीं अजैविक में, ठीक है। कवक, कवक क्या है हमारा? जो है वो, और जीवाणु, ये क्या है? हमारे जीव अपघटक है, कवक और जीवाणु। तो ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि दूसरा और तीसरा, कवक और जीवाणु, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई, अगर इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो आपको चाहिए, अगर इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो आपको चाहिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।